इम्पोर्टेंट है। उसमें दो मेन सेक्शन है, एक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेक्शन है और एक में प्लांट हार्मोन मेन टॉपिक है, जिसमें आप अलग अलग टाइप के प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हालांकि जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इटसेल्फ टॉपिक है वो समहाउ थ्योरेटिकल भी है, इजी भी है, आप उसे इजीली कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसमें जो पहला सेक्शन है वो एक्चुअली यही है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम इसी को सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आएगा वो प्लांट ग्रोथ ही आएगा। व्हाट इज प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। अगर आप ग्रोथ को डिफाइन करेंगे तो बहुत सिंपल है, जैसा आपने लिविंग वर्ड में कभी लिविंग वर्ड में जो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग है, जहाँ से एनसीईआरटी में ये स्टार्ट किया गया कि बायोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट अबाउट लिविंग? सो लिविंग की 4 प्रॉपर्टीज दी हैं उनमें, ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, थर्ड में मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ में कॉन्शियसनेस। ये डिस्कस किया गया। तो जो वहाँ पे ग्रोथ में डिस्कस किया गया सेम ईयर, बस हम प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं और वहाँ इन जनरल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ को बोला गया। तो अगर आप ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो ग्रोथ का मतलब हुआ कि ये एक परमानेंट इंक्रीज है किसी भी ऑर्गेनिज्म, या हमारे लिए यहाँ पे प्लांट है तो प्लांट या किसी प्लांट के पार्ट में मान लीजिए फ्लावर ग्रो कर रहा है, या लीफ का साइज इंक्रीज हो रहा है, लीफ ग्रो कर रहा है, स्टेम या ब्रांच की लेंथ इंक्रीज कर रही है, रूट की लेंथ इंक्रीज कर रही है ना, फ्लावर की ओपनिंग हो रही है, फ्लोरल बड से फ्लावर बन रहा है तो पेटल का साइज बड़ा होगा। तो ये सब ग्रोथ है। ओवरऑल प्लांट की भी ग्रोथ हो सकती है, किसी प्लांट पार्ट की भी ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आप ग्रोथ को डिफाइन करेंगे तो ये इरिवर्सिबल इंक्रीज कहलाएगा। इरिवर्सिबल लिख सकते हैं, परमानेंट लिख सकते हैं, एक ही बात है। इंक्रीज इन साइज, साइज में परमानेंट इंक्रीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब ये साइज में परमानेंट इंक्रीज होगी तो अब हम स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफिकेशन ये है कि इन दैट केस प्लांट, या अभी हमारे लिए प्लांट है तो हम सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट का जो ड्राई वेट होगा वो इंक्रीज होना चाहिए। कई बार ये है कि वाटर कंटेंट की वजह से अगर मान लीजिए प्लांट में मास इंक्रीज हुआ, आप कह रहे हैं कि प्लांट के पार्ट का साइज इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ सर्टेन वाटर, तो बिकॉज ऑफ दैट फिर वो ग्रोथ कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज वाटर एक वेरिएबल फैक्टर है, वो प्लांट टू प्लांट, टाइम टू टाइम, पार्ट टू पार्ट वेरिएबल होता है। इसलिए जब आप परमानेंट इंक्रीज की बात करेंगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि देयर इज इंक्रीज इन ड्राई वेट, और जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो, ये दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये इरिवर्सिबल या परमानेंट इंक्रीज है, आप कह सकते हैं, ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट, किसी भी प्लांट या प्लांट पार्ट के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे तो इवन एक सेल के लिए भी कर सकते हैं, है ना। अगर प्लांट सिंगल सेल का है, लाइक अगर हम बहुत लोअर प्लांट में जाएं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, इस टाइप की एल्गी को कंसीडर करें, तो वो सिंगल सेल के प्लांट है, तो उनमें फिर सेल में जो परमानेंट इंक्रीज होगी वो भी उनकी ग्रोथ के बराबर ही, वो भी ग्रोथ कहलाएगी। अब अगर हम देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जब भी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ में देयर इज इंक्रीज इन ड्राई वेट, ड्राई वेट DW, आगे बहुत सारी जगह लिखा होगा। सो इंक्रीज इन ड्राई वेट होना चाहिए, एज वेल एज जो दूसरी चीज है वो क्या है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। जब भी आप ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ में ड्राई वेट इंक्रीज होना चाहिए और उसके प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट या जो मास है वो इंक्रीज होना चाहिए, उसी को हम प्लांट ग्रोथ बोलते हैं। तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ में अगर हम कुछ चीजें अलग अलग देखें तो जैसे यहाँ लिखा है कि इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ हो और मास डिक्रीज कर जाए, जबकि डेफिनेशन में है कि वो परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ बात हो रही है कि जो है वो डिक्रीज कर जाए। तो डिक्रीज कब करता है? डिक्रीज तब करेगा जब सीड जर्मिनेट करेगा। अगर आप एक सीड का मास कंसिडर करें, एक सीड ड्राई फॉर्म में वे कर लीजिए, फिर उस सीड को सोक करके आप उसका स्प्राउट बना लीजिए, और स्प्राउट बनाने के बाद उसका ड्राई वेट निकालिए, मतलब वाटर कंटेंट तो हटाना है आपको, तो आप एक स्प्राउट को ओवन में ड्राई कर दीजिए एंड देन उसके बाद वे करिए। तो सीड और स्प्राउट दोनों के ड्राई वेट में डिफरेंस आएगा, स्प्राउट का जो ड्राई वेट है वो कम हो जाएगा। जबकि ग्रोथ हुई है सीड से, अगर सीडलिंग या स्प्राउटिंग हुई है तो इट्स ए पैरामीटर ऑफ ग्रोथ। तो कई बार ऐसा भी है कि ग्रोथ होने पे वेट डिक्रीज भी कर जाएगा, और उसका एक एक्सेप्शन है सीड जर्मिनेशन। या पोटैटो का ट्यूबर होता है, पोटैटो के लिए सीड का मतलब है पोटैटो का ट्यूबर। तो जब पोटैटो के ट्यूबर से प्लांट बनेगा तो जो मास है इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट वो डिक्रीज कर जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि वैसे तो प्लांट ग्रोथ हो ही रही है, बट इस केस में वेट डिक्रीज भी कर जाएगा। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एंड आप कह सकते हैं पोटैटो जब पोटैटो का ट्यूबर जर्मिनेट करेगा तब, ऐसे केस में वेट डिक्रीज करेगा, अदरवाइज इन ऑल द केस आप मान सकते हैं कि ये डिक्रीज करेगा। अब फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रोथ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखा है कि जो प्लांट की ग्रोथ है, बुक में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, सिंपल पैराग्राफ है, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट और कॉन्टिन्यूअस। एक ये लाइन आएगी, प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट या कॉन्टिन्यूअस टाइप की है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल है, प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है। जैसे एनिमल्स में अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारी बॉडी की जो ग्रो है वो एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद नहीं होती। बॉडी में मास इंक्रीज करना ड्यू टू ओबेसिटी इज नॉट द काइंड ऑफ ग्रोथ, बिकॉज अगर बॉडी में फैट डिपॉजिट हो गया, बॉडी ओबेस हो गई है ना, कोई पर्सन मोटा हो गया, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब वो वर्कआउट करेगा तो फैट हट जाएगा और उसकी बॉडी शेप में आ जाएगी। तो उसका मतलब ये रिवर्सिबल हो गया, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो दिस इज नॉट ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये है कि बोन की लेंथ एक बार बढ़नी थी तो बढ़ गई, अब बोन की लेंथ छोटी नहीं हो सकती। आप फीमर को छोटा नहीं कर सकते, आप दोबारा से आप 21 साल से 15 साल के स्टेज में नहीं जा सकते। इस सेंस में वो ग्रोथ कहलाएगा, क्योंकि वो इरिवर्सिबल या परमानेंट नहीं होगा। अब अगर आप प्लांट और एनिमल को कंपेयर करेंगे तो एनिमल में ग्रोथ कर एक लिमिट टाइम तक है, हमारी बॉडी के लिए 18-20-21 साल तक ग्रोथ होती है, उसके बाद नहीं होती। बट प्लांट में अगर आप कहा जाए आप एक लीफ को तोड़ दीजिए दूसरी लीफ निकल आएगी, हमारी बॉडी के साथ ये नहीं हो सकता। प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, मतलब मल्टी मैनी ईयर्स तक जो है वो ट्री अपने ग्रोथ या डायमीटर को इंक्रीज करते रहते हैं बाई सेकेंडरी ग्रोथ, जैसा एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि प्लांट के अंदर जो ग्रो करने के सेल्स हैं जिन्हें आप मेरिस्टेम बोलते हैं, क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेम थ्रू आउट द लाइफ होते हैं, इसलिए उनमें ग्रोथ की पावर थ्रू आउट द लाइफ रहती है। एनिमल्स की बॉडी में अगर कहा जाए मेरिस्टेमेटिक लेयर्स या जर्मिनल लेयर्स, तो क्योंकि वो खत्म हो चुकी हैं इसलिए दोबारा ग्रो होने का चांस खत्म हो गया। तो पहला पैराग्राफ इस बात को लेके है कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट है या कॉन्टिन्यूअस है। इसी को आप ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, या फिर आप इसी को अगर देखेंगे कि एक तो ओपन फॉर्म में है, कभी भी ग्रो करते रहते हैं, और दूसरा अगर कहा जाए तो क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम्स एनाटॉमी में आपने पढ़े हैं कि मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम,
फिर उसमें लेटरल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, बहुत सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो क्योंकि मेरिस्टेम्स की वजह से ग्रोथ होती रहती है, उसके हिसाब से नाम दे दिया जाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम से होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बन जाएगा, जैसे डाइकॉट है जिम्नोस्पर्म में है, और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं। और अगर प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से हो रही है तो सिंपली प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाएगा। ठीक है, तो एक पैराग्राफ तो ये हुआ कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट टाइप की है, कॉन्टिन्यूअस है, या ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहलाती है। दूसरा क्या है, प्लांट की ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। आप ग्रोथ का मेजरमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ हो रही है तो इसको चेक किया जा सकता है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, प्लांट की ग्रोथ जो है वो इस सेंस पे है कि प्लांट की ग्रोथ मेजरेबल है, ये कैसे पता चलेगा? मेजरमेंट के हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। किसी भी सेल के लेवल पे अगर आपको ग्रोथ देखना है तो वो तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहलाती है, जैसे यहाँ लिखा है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर आप सेल के हिसाब से देखें, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एट सेलुलर लेवल अगर है तो फिर जो भी ग्रोथ है वो क्या कहलाएगी? दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सिर्फ इंक्रीज इन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म या अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ। या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या आएगा, उसमें अलग अलग है, जैसे इंक्रीज है इन फ्रेश वेट, आप प्लांट का फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है, इस बात को ग्रोथ का साइन मान सकते हैं कि एक आपने दो प्लांट को एक साथ लगाया, एक का वेट एक हफ्ते बाद दिया, दूसरे का वेट 2 हफ्ते बाद दिया, डिफरेंस निकाल के आपने बोला कि पर वीक इतनी ग्रोथ हो गई, तो फ्रेश वेट ले सकते हैं। हालांकि फ्रेश वेट में वाटर कंटेंट वेरिएबल होता है, इसीलिए जो बेटर है हमेशा वो क्या होगा, ड्राई वेट। तो दूसरा हो सकता है इंक्रीज इन ड्राई वेट, और आगे फिर बहुत सारी जगह पे आप यही पैरामीटर पढ़ेंगे कि प्लांट का ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस ग्रोथ हो रही है, ये ले सकते हैं। आप चाहें तो लेंथ ले सकते हैं, अगर आप लेंथ को मेजर करना चाहें तो प्लांट को उखाड़ के वॉश करके उसकी लेंथ मेजर कर लीजिए, तो आइडिया लग जाएगा कि कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेंथ भी आ सकती है, जैसे मान लीजिए आप, और ग्रोथ पूरे प्लांट की हो रही है, मैंने भी ऊपर लिखा है कि प्लांट के पार्ट की भी हो सकती है। इवन अगर एक स्टिग्मा के ऊपर एक पॉलन जर्मिनेट भी कर रहा है तो पॉलन ट्यूब बनेगी, और पॉलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होती है, तो पॉलन ट्यूब की भी लेंथ आप चाहें तो मेजर कर सकते हैं। हालांकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमें स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स चाहिए, एपरेटस चाहिए, उसको हम नॉर्मल इंच टेप से मेजर नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोपिक के लिए भी लेंथ इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इंक्रीज इन साइज ले सकते हैं। साइज का मतलब आप एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे बुक में दिया है कि वाटरमेलन है, वाटरमेलन का साइज अगर देखा जाए तो अप टू 3,50,000 टाइम्स बढ़ जाता है। एक छोटा वाटरमेलन और एक बड़े वाटरमेलन में अगर आप सरफेस एरिया वैल्यू निकाल के उसको कैलकुलेट करेंगे तो ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ होती है। तो साइज भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये है, अगर आप सरफेस एरिया निकालें जैसे लीफ के लिए यूजुअली निकालते हैं, बिकॉज लीफ में जो ग्रोथ है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। लीफ इस तरीके से आप बनाएंगे तो एक छोटी लीफ है, जैसे ये लीफ है, एक बड़ी लीफ हो गई है। अब इस केस में जितनी ग्रोथ यहाँ हुई है उतनी ग्रोथ यहाँ नहीं हुई, तो किसी लीफ के लिए जो ग्रोथ है वो हर एक पार्ट पे अलग अलग है, हर जगह यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे केस में ग्रोथ के लिए फिर एक अलग से पैरामीटर है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करके हम ये निकाला निकाला जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, जैसे मैंने पॉलन ट्यूब के लिए भी आपको समझाया हो। आप जो माइक्रोस्कोप लैब में यूज करते हैं वो वर्टिकल है, उसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप आती है जो किसी माइक्रोस्कोपिक प्लांट पार्ट की लेंथ को पता करने के लिए यूज की जा सकती है। या फिर ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर एपरेटस होता है, ऑक्सेनोमीटर। दिस इज apparatus used for measurement of growth.
ग्रोथ तो को क्या बताया मतलब आपने, ऑक्सेनोमीटर? या ऑक्सेनोमीटर, AUXCNO। ऑक्सेनोमीटर एक apparatus है। उससे एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी लाइव प्लांट की, लाइव मीन्स वो पॉटेड है या मान लीजिए वो जमीन में लगा हुआ है, अब आपको ग्रोथ उसकी पता करनी है ना। एक ट्री है मान लीजिए वो लगा हुआ है, अब ट्री को उखाड़ा तो नहीं जा सकता, और अगर किसी तरीके से आपने डिग कर भी लिया तो उसकी रूट्स टूट जाएंगी। तो एक ट्री की एक्चुअल लेंथ फ्रॉम द रूट मेरिस्टम टू शूट मेरिस्टम ऐसे नहीं आ सकती। तो ट्री या किसी इंटैक्ट प्लांट पार्ट की ग्रोथ के लिए फिर जो एपरेटस यूज किया जाता है वो ऑक्सेनोमीटर होता है। तो ऑक्सेनोमीटर एक प्रॉपर एपरेटस है जो ग्रोथ के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। या फिर एक और एपरेटस है क्रेस्कोग्राफ। ये क्रेस्कोग्राफ एक्चुअली यूज किया जाता है कि माइक्रोस्कोपी को, जैसे पॉलन ग्रेन होता है, आप पॉलन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखा होगा, तो उसमें लिखा है कि पॉलन में जर्म पोर होते हैं, पॉलन में एक्साइन होती है। अब अगर एक पॉलन भी बन रहा है तो ग्रोथ तो वो भी शो कर रहा है। या चलिए जर्म पोर वाइड होगा तो पॉलन ट्यूब बाहर आएगी, तो मतलब जर्म पोर का डायमीटर अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे, उसकी ग्रोथ कैसे पता करोगे कि वो वाइड है या वो नैरो है। तो किसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के लिए जब ग्रोथ मेजर करते हैं तो उसका एक अपरेटस है क्रेस्कोग्राफ। क्योंकि ये माइक्रोस्कोप का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है तो ये मैग्निफिकेशन कर देगा उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट का 10,000 टाइम से भी ज्यादा। और जब चीज बड़ी हो जाएगी तो आप ग्रोथ आसानी से देख पाएंगे। तो ये अलग अलग लेवल है जिनसे आप जैसे चाहे वैसे ग्रोथ मेजर कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। ठीक है। नाउ थर्ड आता है, प्लांट में जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ 3 अलग अलग फेजेस में कंप्लीट होती है। फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। कौन कौन सी फेजेस हैं? एक फेज कहलाती है फेज ऑफ सेल डिवीजन। दूसरा है फेज ऑफ सेल इलोंगेशन। और तीसरा है फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन। सो 3 अलग अलग फेजेस है प्लांट ग्रोथ की। एक है फेज ऑफ सेल डिवीजन, आप इसको मेरिस्टेमेटिक फेज कह सकते हैं। इनके बारे में आप चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। आपको मॉर्फोलॉजी में अगर रूट का डायग्राम याद है तो रूट के डायग्राम में 3 अलग अलग पार्ट बने हैं। रूट की टिप पे, रूट कैप के नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ है रूट मेरिस्टेम। तो होता क्या है कि तीनों चीजें लिंक्ड होती हैं। मान लीजिए हमारी एनिमल बॉडी है, तो मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बॉडी किस तरीके से अपीयरेंस दे रही है वो भी आपको पता है। मीनवाइल मेरी बॉडी के अंदर कुछ सेल के अंदर कुछ एनाटॉमी है तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ या मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मैं राइट कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी बॉडी में फिजियोलॉजी यानी मेटाबॉलिज्म भी साइड बाय साइड हो रही है। सेम इन द केस ऑफ प्लांट। अगर आप प्लांट में रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है इसलिए वो मॉर्फोलॉजी हो गया। उसको आपने कट कर दिया, माइक्रोस्कोप से देखा तो वो एनाटॉमी हो गया। और उसके अंदर जो इवेंट्स हो रही हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो फिजियोलॉजी हो गया। तीनों चीजें सेम टाइम पे ही हो रही हैं। तो इसी तरीके से मैंने समझाया आपको कि रूट में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि रूट का मेरिस्टेम है। तो रूट का मेरिस्टेम का मतलब ये है कि रूट में जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो रूट का मेरिस्टेम है। आपने उसको कट करके माइक्रोस्कोप से देखा तो आपको वही चीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखाई दी। रूट मेरिस्टेम मतलब रूट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती हैं, उनमें सेल वॉल थिन होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, वो कभी मैच्योर नहीं होती। उनमें जो उनका रेशियो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का, वो रेशियो जो है वो कम होता है। तो ये जो भी प्रॉपर्टी आप मेरिस्टेम की पढ़ते हैं वो सारी फिजियोलॉजी हो गई। मतलब जितनी देर कोई भी प्लांट पार्ट डिवाइड करने की फेज में रहेगा वो बन जाएगी फेज ऑफ सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक फेज।
फिर आता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बनते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेम और परमानेंट के बीच में क्या बनता है? इलोंगेशन। रूट हेयर जोन से नीचे की तरफ, या कह लीजिए मेरिस्टेमेटिक जोन से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो डायग्राम में बना हुआ है इलोंगेशन जोन। तो जितने टाइम तक सेल इलोंगेट करेगी वो इलोंगेशन फेज हो गई। और जब सेल में डिवीजन बंद हो जाएगा और उसको उसका प्रॉपर फंक्शन दे दिया जाएगा, उसे एनाटॉमी के हिसाब से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, साइलम, फ्लोएम, पिथ, मेडुलरी रे, कंजक्टिव टिश्यू, इन सारे स्ट्रक्चर्स में चेंज कर दिया जाएगा, तो बन जाएगा फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन। डिवीजन का फेज का मतलब क्या है? जिसमें सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही है। और अगर सेल डिवाइड कर रही है तो फिर उनमें क्या होगा? न्यूक्लियस बड़े बड़े होंगे, साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा। तो ये हो गया सेल डिवीजन का फेज। फिर डिवीजन रुकेगा और पहले सेल इलोंगेट करेगी। मेरिस्टेम्स के अंदर वैक्यूल नहीं होता, जब वैक्यूल बनेगी तो सेल लंबाई में खिंच जाएगी, तो सेल इलोंगेशन हो जाएगा। तो सेल इलोंगेशन का कैरेक्टरिस्टिक है वैक्यूलेशन। वैक्यूल का बनना क्या कहलाएगा? वैक्यूलेशन कहलाएगा। तो वैक्यूल बनती है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक स्टेज में वैक्यूल नहीं होती, इलोंगेशन फेज में होती है। तो वैक्यूल बनने से इलोंगेट कर जाएंगे। और फिर जब सारी सेल्स बन जाएंगी, सब अपना काम करना शुरू कर देंगे, तो मैच्योरेशन की फेज आएगी। तो उस हिसाब से ये तीन अलग अलग फेजेस प्लांट ग्रोथ की होगी। पढ़ लीजिएगा बुक से, थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट फेजेस होती हैं, ये याद रखिए। फिर अगर हम ग्रोथ को मेजर करें पर यूनिट टाइम, तो ग्रोथ रेट बन जाएंगे। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितनी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है वो उसका ग्रोथ रेट बन जाएगा, तो उसके हिसाब से किया जाएगा। अब ये ग्रोथ रेट दो अलग अलग टाइप के हैं। एक कहलाता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में क्या है कि एक लीनियर कर्व आ जाएगा। जो इक्वेशन आएगी वो एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर इंटू टी है, जिसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक लीनियर इक्वेशन जो आनी चाहिए वो मिल जाएगी। एल मर्जी है, आप एल की जगह ए लिख लीजिए, टी लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, मैटर नहीं करता। बट एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, या ए टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस आर टी, ये रहेगा, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल लिया उसने लेंथ लिया इस केस में, तो लेंथ को एल से लिख दिया, है ना। मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो अपीयरेंस है इक्वेशन का वो एम एक्स प्लस सी मिलना चाहिए, जो लीनियर की इक्वेशन आती है। अगर वैसा आ रहा है तो वो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट कहलाएगा। एल का मतलब क्या हो गया? लेंथ एट टाइम टी। जब आपको कैलकुलेट करनी है, एल नॉट क्या हुआ? लेंथ इनिशियल, मतलब जीरो, टी इज द टाइम। और जहां तक आर की बात है, आर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आर क्या कहलाता है? आर इज एक्चुअली ग्रोथ रेट। क्या आप इसको लिख सकते हैं कि ये इलोंगेशन की बात हो रही है, तो इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। 12th की बुक में पढ़ेंगे तो ये इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मींस इंटरनल है, इंट्रिंसिक इंक्रीज कहलाती है। तो स्मॉल आर की वैल्यू इस तरीके से दे दी जाएगी। बाकी बुक में समझाया गया कि अर्थमेटिक ग्रोथ रेट सेल के हिसाब से कब आएगी। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्थमेटिक ग्रोथ रेट तब आता है जब दो सेल डिवाइड कर रही हो और दो में से कोई एक डिवीजन के लिए आगे फर्दर मूव करेगी और एक मैच्योर हो जाएगी। तो सेल का जो नंबर आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जब सेल सेल के लिए हम एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, जब सेल का नंबर 1 2 3 4 या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएगा, तो जो ग्रोथ रेट है वो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट कहलाएगा। ये तब आएगा जब आप बुक में देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, जब ये सेल डिवाइड करेगी तो दो सेल बनेगी,
अब इसमें से एक सेल तो मैच्योर हो गई एम, केवल दूसरी वाली डिवाइड करेगी, फिर दो बनेंगी, माइटोटिक से दो बनेगी, फिर इसमें से एक मैच्योर हो गई तो केवल ये डिवाइड करेगी, फिर ये दो बनेंगी, फिर ये मैच्योर हो गई तो केवल ये डिवाइड करेगी, एंड फिर ये डिवाइड करेगी। मतलब एट ए टाइम केवल एक सेल डिवाइड कर रही है, दोनों नहीं कर रहे। अब नंबर कितना हुआ, ये पहली सेल थी, ये तो डिवाइड कर गई, तो ये एक हो गई, उसके बाद ये दो बन गई, इसमें से ये दूसरी हो गई, ये डिवाइड करके ये तीसरी हो गई, ये डिवाइड करके चौथी, पांचवी, एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर इंक्रीज करेगा। तो ऐसे जब नंबर इंक्रीज करेगा तो ग्रोथ रेट अर्थमेटिक ग्रोथ रेट कहलाता है। दूसरा जो है वो जियोमेट्रिक है। इसको जियोमेट्रिक है तो एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं। ठीक है लगेगा। अब इस केस में अगर कहा जाए तो इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे मास पैरामीटर लिया है तो W लिख दिया, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू ई की पावर आर टी जाएगा, ई नेचुरल लॉ के हिसाब से आएगा। तो ये यहाँ पे आ गया कि ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉ, आर सेम, टी सेम, डब्ल्यू टी का मतलब है मास एट टाइम टी, मास ले लीजिए या वेट ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, फाइनल साइज ले लीजिए, ये इनिशियल हो गया। इंपॉर्टेंट है कि किसी इक्वेशन में ई की पावर आर टी लिखा है तो ये आ जाएगी, चाहे यहाँ पे आप एल टी इक्वल्स टू एल नॉट इंटू ई की पावर आर टी दें तो भी ये यही रहेगा, और यहाँ पे डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस आर टी दें तो भी वो यही रहेगा। डब्ल्यू और एल मत याद रखिएगा, याद ये रखना है कि एम एक्स प्लस सी को फॉलो करता है या एक्सपोनेंशियल में आर टी जाता है, इस बेसिस पे ये दो अलग है। और जियोमेट्रिक को आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पे दोनों सेल कॉन्टिन्यूस डिवाइड करती जाएंगी, जब दोनों सेल डिवाइड करेंगी तो मास इस तरीके से, ये एक है तो ये इससे दो बन गई, फिर ये दोनों डिवाइड करेंगी तो यहाँ से चार बन जाएंगी, फिर ये दोनों डिवाइड करेंगी, ये दो डिवाइड करेंगी, ये दो हो जाएंगी, फिर ये दो हो जाएंगी तो आठ आएंगी। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड सो ऑन। तो जब इस तरीके से मास इंक्रीज करेगा तो वो एक्सपोनेंशियल कहलाएगा या जियोमेट्रिक कहलाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता, मान लीजिए कि बाइनरी फिशन आप पढ़ते हैं बैक्टीरिया में, बाइनरी फिशन किस टाइप की ग्रोथ को शो करता है ना, ये मैंने इसलिए पूछा आपसे कि आपको ये समझना है कि आप पढ़ तो प्लांट ग्रोथ रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाइनरी फिशन के बारे में। मैं दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस या टॉपिक को मिक्स कर रहा हूँ। बाइनरी फिशन इज ए टाइप ऑफ ग्रोथ, और ऑप्शन है मान लीजिए अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, बोथ एंड नन। तो फिर आंसर क्या आएगा। अब बाइनरी फिशन में आप ये पढ़ते हैं कि हर 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड करता चला जाता है। तो बाइनरी फिशन में क्या होगा, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, लाइक दिस। तो बाइनरी फिशन की ग्रोथ कैसी होगी, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट कहलाएगा, क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है, आप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं प्लांट के लिए, और अगर हम एनिमल ग्रोथ की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी दिया हुआ है एनिमल के लिए भी। तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि एक सेल का जाइगोट था, उससे 2 सेल बनी, फिर 4 बनी, फिर 8 बनी, फिर 16 बनी, फिर 32 बनी। तो इस तरीके से जब मास इंक्रीज होगा तो वो क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट कहलाएगा। ऐसे आपसे कहा जाए कि वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ कैसी होती है, जियोमेट्रिक है या अर्थमेटिक है। तो आप कैम्बियम के लिए क्या पढ़ते हैं एनाटॉमी में कि जब कैम्बियम डिवाइड करती है तो 2 सेल बनती हैं, उसमें से केवल एक मैच्योर होती है और एक कैम्बियम ही रहती है, और जो मैच्योर होती है उसके हिसाब से अगर वो बाहर की तरफ हुई तो सेकेंडरी फ्लोयम, और अंदर की तरफ मैच्योर हुई तो सेकेंडरी जाइलम। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 2 सेल फॉर्म ओनली 1 मैच्योर, अदर रिमेन सेम। आउट ऑफ 2 सेल फॉर्म 1 मैच्योर, अदर रिमेन्स सेम। तो ये ग्रोथ क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक कहलाएगी। तो टॉपिक तो ये है कि अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक ग्रोथ, और जो एग्जांपल लिया मैंने वो बाइनरी फिशन का, वेस्कुलर कैम्बियम का, ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक स्टेज का, या प्लांट की एम्ब्रियोनिक स्टेज का, कहीं से भी ले सकते हैं। समझना सिर्फ आपको यही है कि वो अर्थमेटिक है या जियोमेट्रिक है। दोनों से डिवाइड करती जाएंगी हमेशा, या एक डिवाइड करेगी और एक डिवाइड नहीं करेगी।
इस बेसिस पे ये दो अलग अलग टाइप के ग्रोथ रेट आते हैं। अब जहां तक ये स्मॉल आर की बात थी, स्मॉल आर को हमने लिखा था कि ये ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम कहलाता है। 12th में आप पढ़ते हैं तो इसको इंट्रिंसिक इंक्रीज कहा जाता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरल, इंटरनल। इंट्रिंसिक इंक्रीज है या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, सेम कहलाएगा। इसी को एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा। small r is also known as efficiency index, clear? Preferred as efficiency because ये ability है प्लांट की कि वो नए मटेरियल को बना सके, है ना, ये इंट्रिंसिक इंक्रीज है। जैसे आप अगर पॉपुलेशन के हिसाब से इसको कंसीडर करें स्मॉल आर की वैल्यू को, या प्लांट को आपने एक पॉट में लगा के छोड़ दिया और नेचर के भरोसे छोड़ दिया, आपने पानी भी नहीं दिया, उसे फर्टिलाइजर भी नहीं दिए, उसे सब कुछ सॉइल से मिल रहा है, पार्क में एक प्लांट लगा के छोड़ दिया, तो ऐसा थोड़ा है कि पार्क में क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे इसलिए उसकी ग्रोथ होगी नहीं। जेनेटिकली ग्रोथ होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, सही से नहीं होगी, टाइम आगे पीछे हो जाएगा, बट ग्रोथ होगी। तो इट मीन्स कि प्लांट में जीन्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोज होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो वो जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल होता है कि वो इंटरनल इंक्रीज है, आप कुछ ना भी करें तब भी होगा, है ना। अगर आप गुलाब को मान लीजिए लगा रहे हैं फार्मिंग के हिसाब से तो रोज के फ्लावर्स प्रॉपर आएंगे, और उसे नेचर के भरोसे छोड़ देंगे तो वाइल्ड हो जाएगा, जैसे मन चाहे वैसे ग्रो करेगा। बट आप ऐसे नहीं मान सकते कि नेचर में अगर आपने कोई ट्री लगा दिया तो उसमें कोई प्लांट में फ्लावर आएगा ही नहीं या उसमें फ्रूटिंग होगी ही नहीं। जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे आप उसको एग्रीकल्चर के हिसाब से, एग्रीकल्चर में बेटर आउटपुट आता है क्योंकि आप सप्लीमेंट देते हैं। नेचर में आप सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो नेचर के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज होनी है वो हो जाएगी। तो दैट नेचुरल इंक्रीज इज कॉल्ड एफिशिएंसी इंडेक्स, उसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो इन दोनों इक्वेशन में स्मॉल आर दिया है वो एफिशिएंसी इंडेक्स का ही पार्ट है, तो ये टर्म याद रखिएगा। सो ये ग्रोथ की बात हो गई। अब अगर आप ग्रोथ चाहे ऐसे ले या ऐसे ले, इसको जब प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर एक कर्व बन के आएगा, उसको ग्रोथ कर्व बोल दिया जाता है। प्लांट ग्रोथ कर्व दिया है। इसको आप ग्रोथ पैटर्न भी कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ का पैटर्न क्या है। प्लांट ग्रोथ रेट पैटर्न। जब आप ये पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न जो है वो एस शेप आएगा, इसको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कहते हैं। कैसा आएगा? सिग्मॉइड, लाइक दिस। ये टी है टाइम, यहाँ पे आप कोई भी ग्रोथ का पैरामीटर लिख लीजिए, ग्रोथ है तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रोथ रेट आ जाएगा। अब ग्रोथ का पैरामीटर क्या लेना है वो आपकी मर्जी, आप साइज लें या वेट लें वो मैटर नहीं करता। साइज ले लीजिए, वेट ले लीजिए, चाहे तो लेंथ ले लीजिए, जो मर्जी चाहे वो ले लीजिए। अब जब आप इसको प्लॉट को बनाएंगे तो ये इस तरीके से है, ए बी सी। इसमें से जो ए है वो लैग फेज है, बी लॉग या एक्सपोनेंशियल है, और सी स्टीडी और स्टेशनरी फेज। जैसे मान लीजिए आप ए को देखें तो उसमें क्या है कि टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे तो ग्रोथ कम हो रही है, टाइम ज्यादा लगा ग्रोथ कम हुई तो लैग फेज कहलाएगी, स्लो ग्रोथ को शो करेगा। लैग फेज क्या कहलाता है? ये स्लो ग्रोथ कहलाती है। इनिशियल है, स्लो ग्रोथ।
फिर अगर आप ये देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, तो उसी मैनर में जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ग्रोथ आएगी। तो ये लॉग या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाती है। यहाँ पे जो है वो ग्रोथ ज्यादा तेजी से होगी, तो उसके हिसाब से ये नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल फेज कर। और फिर एक ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पे आप टाइम कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुकी है, ग्रोथ में कोई चेंज नहीं हो रहा। जबकि टाइम में आप चेंज करना चाहें तो बहुत सारा कर सकते हैं। तो ग्रोथ ना के बराबर है और टाइम तो फिर बहुत सारा चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेडी या स्टेशनरी फेज कहलाती है, जहाँ पे ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इस तरीके से सो 3 डिफरेंट टाइप की जो है वो फेजेस में ABC ये प्लांट का ग्रोथ जो है वो कवर अप हो जाएगा, या आप इसे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ये भी समझाया गया कि अगर हम ग्रोथ को क्वांटिटेटिवली लेते हैं, क्वांटिटेटिव का मतलब है इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं या क्वांटिटेटिवली पैरामीटर में आप देखेंगे तो ग्रोथ 2 टाइप की होती है। एक कहलाती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक बन जाएगा रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जब आप मेजरमेंट करेंगे ग्रोथ का पर यूनिट टाइम इन प्लांट तो वो 0 से आएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू जो इनिशियल पैरामीटर होगा वो 0 होगा, है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ये क्या है? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। वो तो हमेशा रहेगा ही, आप बार बार इसको नोट करें या ना करें। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो इनिशियल है इज 0। आपको 0 से स्टार्ट करना है ग्रोथ को, तो वो ग्रोथ रेट क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट कहलाएगा। और अगर आप इनिशियल से ना लें तो वो रिलेटिव हो जाएगा। रिलेटिव में आपको क्या लेना है कि जो ग्रोथ आएगी दैट इज एक्सप्रेस ऑन कॉमन बेसिस, ग्रोथ एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस। जहां पे इनिशियल पैरामीटर आएगा और वो 0 नहीं हो सकता, विद इनिशियल पैरामीटर and that can't be 0। जब आप कंपैरिजन लेंगे तो कंपैरिजन करने के लिए अगर कोई है ही नहीं तो कैसे करेंगे? तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। जैसे आप अपनी बुक में देखेंगे तो एनसीईआरटी में क्या है कि एक लीफ का डायग्राम बना हुआ है इस बात को समझाने के लिए। उसमें क्या माना गया कि एक नोड पे, मतलब जहां से लीफ अराइज होती है वहां पे कुछ नहीं है। आपने मान लीजिए आपने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया और आपने नोटिस किया कि इस ब्रांच पे कोई लीफ नहीं है। नोड तो दिखाई दे रहे हैं बट लीफ नहीं है, तो लीफ की ग्रोथ क्या हुई? 0। 2 दिन के बाद आपको वहां पे लीफ दिखाई दी जिसका सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो ये ग्रोथ क्या कहलाएगी 48 आवर्स के अंदर? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 48 आवर्स। ठीक है, क्योंकि 0 से 5 सेंटीमीटर पे पहुंच गया। तो सर आप थोड़ा लेफ्ट कर लो पेज, सॉरी, थोड़ा लेफ्ट कर लो पेज। तो जो इनिशियल पैरामीटर था वो 0 था, तो 0 से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ तो ग्रोथ क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट ग्रोथ कहलाएगा। अब मान लीजिए आप नर्सरी से प्लांट लेके आए जिसमें ऑलरेडी लीफ का सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड देन आपने उसको रख दिया और 48 घंटे के बाद देखा कि उस लीफ का सरफेस एरिया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब जो ग्रोथ आई है 48 आवर्स में आई तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, बट अब जो 48 आवर्स में ये ग्रोथ आई है ये रिलेटिव हुई है, बिकॉज इनिशियल पैरामीटर 0 नहीं था। 50 से 55 हुआ तो भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया, और 0 से 5 हुआ तो भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया।
और इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि 50 से 55 अगर है तो वो रिलेटिव है, और अगर वो 0 से 5 है तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट है। अगर आपके मार्क्स 0 आ रहे थे और आप 200 आने लगे तो वो आपका एब्सोल्यूट रिजल्ट हुआ। अगर आपके 180 आ रहे थे और अब वो 200 हो गए तो फिर वो आपका रिलेटिव हुआ, क्योंकि हम पहले से कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के लिए जो वैल्यूज दी गई हैं वो 0 नहीं हो सकती, समथिंग इज देयर। तो अगर आप इनिशियल पैरामीटर से कंपेयर कर रहे हैं विच कांट बी 0 तो रिलेटिव है, और अगर इनिशियल पैरामीटर 0 है तो फिर वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। तो मैथमेटिकली कहा जाए तो ग्रोथ रेट दो टाइप का है, क्वांटिटेटिव और रिलेटिव, सॉरी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो ये हो गए प्लांट ग्रोथ के कर्व के बारे में। अब आता है प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ। आप कह सकते हैं फैक्टर्स जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो करते हैं। तो इजी है, आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करिए, सीड जर्मिनेशन। इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ। और ये ग्रोथ कैसी होगी, एब्सोल्यूट। आप मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राम सीड है और उसमें कोई प्लांट तो है ही नहीं, तो जो भी ग्रोथ होगी इस ग्राम के सीड को लगाने से वो एब्सोल्यूट ग्रोथ कहलाएगी। आप अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई तो पैरामीटर होगा ना, किताबें खोल के देखना इज नॉट द पैरामीटर कि आप पढ़ रहे हैं। मार्क्स का आना पैरामीटर हो सकता है कि आपके मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। कोई ना कोई पैरामीटर होगा, है ना। सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ ये कोई पैरामीटर नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कोई पढ़ भी रहा होगा तब पैरामीटर आएगा। अगर मैं बंद रूम में केवल अकेले बोले जा रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पर तो मैं बोल रहा हूँ। पढ़ाने का मतलब ये है कि फिर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई लिसनर्स भी होंगे जो उसको पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे ही ग्रोथ एक वाइड टर्म है, आपको ग्रोथ को समझाने के लिए कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो बुक में या एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल लिया वो ये लिया कि हम सीड के जर्मिनेशन को प्लांट की ग्रोथ मान लेते हैं, क्योंकि सीड में जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ग्रोथ इज 0। एक सीड को देखोगे तो उसमें प्लांट 0 है, पर जब उस सीड को आप किसी पॉट में लगाओगे तो उससे प्लांट बनता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। तो अगर हम सीड जर्मिनेशन को ग्रोथ का क्राइटेरिया मान लें तो ऐसे फैक्टर जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते होंगे वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। तो जो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली जो फैक्टर है वो सीड जर्मिनेशन के हैं, बट क्योंकि सीड जर्मिनेशन को ग्रोथ का क्राइटेरिया कंसिडर किया गया इसलिए उनको डिस्कस कर लिया। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या 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 चीजें चाहिए, हमें वाटर चाहिए। अगर प्लांट ग्रो कर रहा है या सीड जर्मिनेट कर रहा है तो सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप क्या पढ़ाया था आपको, इम्बाइबेशन ऑफ वाटर। तो बिना वाटर के तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ और वी कैन से सीड जर्मिनेशन। वाटर की वजह से सेल टर्जिड होती है। अगर लीफ की ग्रोथ हो रही है तो लीफ एक्सपेंड कर रही है, तो ये जब तक सेल टर्जिड नहीं होगी लीफ का शेप नहीं आएगा। और टर्जिडिटी में एंड ऑस्मोसिस में जो एंटर करता है वो वाटर एंटर करता है, तो बिना वाटर के टर्जिडिटी नहीं हो सकती, बिना वाटर के इम्बाइबेशन नहीं हो सकता, बिना वाटर के जो है वो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज रिजर्व फूड मटेरियल जो भी कॉटिलिडन में होगा वो तभी हाइड्रोलाइज होगा जब उसके लिए हाइड्रोलेसिस एंजाइम चाहिए होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम चाहिए होंगे, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं। अगर ग्राम सीड में मान लीजिए कॉटिलिडन के अंदर स्टार्च है तो स्टार्च यूज तभी होगा ना जब स्टार्च अल्फा माइलेज से ग्लूकोज में टूटेगा। रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज से रिएक्शन पढ़ोगे ना, स्टार्च से तो ना पढ़ सकते हो। और अगर आप पानी नहीं दोगे तो कैसे हो जाएगा, पहले पानी दोगे तो अल्फा माइलेज वर्क करेगा उस एक्वेटिक मीडियम में, फिर स्टार्च का डिग्रेडेशन होगा इनटू ग्लूकोज एंड देन प्लांट ग्लूकोज को यूज करेंगे। सो इन ऑल द केस वाटर एसेंशियल है, वाटर चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए और वी कैन से सीड जर्मिनेशन के लिए। फिर दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीजन चाहिए। एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप एनारोबिक कंडीशन दे देंगे तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, अभी आपने पढ़ा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो बिना ऑक्सीजन के तो एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी एनर्जी नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है।
कोई भी प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, कोई एंजाइम काम कर रहे हैं, तो उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, तो बिना न्यूट्रिएंट के नहीं आएगा। फिर हर स्टेप के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही होता है, एंजाइम्स भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो उसके हिसाब से एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए जिससे प्लांट की ग्रोथ हो सके। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंसिडर करेंगे तो लाइट हो सकता है, हालांकि लाइट बहुत सारे सीड्स के लिए नहीं चाहिए होती। नॉर्मली जब आप सीड से प्लांट बनाते हैं तो मिट्टी में दबा देते हैं, और मिट्टी में दबाने का मतलब है लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। अगर आप ग्राम सीड को गमले के ऊपर रख दीजिए तो आप देखिए वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, और अगर आपने ग्राम सीड को 1 इंच या 2 इंच नीचे दबा दिया मिट्टी में तो जर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीड जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए लाइट जरूरी नहीं है। अब सीड जर्मिनेशन के लिए नहीं है, बट अगर आप ये कहें कि प्लांट में स्टेम की लेंथ इंक्रीज होगी तो फिर लाइट चाहिए। बट अगर रूट की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो लाइट नहीं चाहिए। अगर किसी रूट को लाइट दे दोगे तो वो ग्रो नहीं करेगी, बट अगर स्टेम को लाइट नहीं दोगे तो भी वो ग्रो नहीं करेगा। तो लाइट एक वेरिएबल फैक्टर है, किसी चीज के लिए चाहिए और किसी के लिए नहीं चाहिए, ये तो सबके लिए चाहिए। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एंड सेम विद द केस ऑफ ग्रेविटी, रूट्स ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, स्टेम ग्रेविटी के अपोज में ग्रो करता है। तो अब रूट के लिए तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक लिखा जाता है कि टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करती है, स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, इट इज अवे फ्रॉम ग्रेविटी ग्रो करता है। तो ग्रेविटी भी वेरिएबल हो गई, और जो भी कुछ हो रहा है वो जीन्स के बिना तो नहीं होगा। तो जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप है, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना, ये जेनेटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। क्योंकि जब तक जीन्स नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा, है ना। किसी भी काम को होने के लिए, इसी चैप्टर में आगे दिया हुआ है, कोई भी रिस्पॉन्स होने के लिए 3 आर रिक्वायर्ड। वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिन्हें आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, जो ये लिखे हुए हैं सारे, ये कोई भी प्लांट के अंदर के नहीं है, सब इन्वायरमेंट से आते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंटरनल फैक्टर होते हैं। अब इंटरनल क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं प्लांट के जीन्स, जेनेटिक्स, हर प्लांट की जेनेटिक्स उसका इंटरनल सिनेरियो है, उसका इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। और हार्मोन्स, जो उस प्रोसेस को या उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। तो हार्मोन्स और जीन्स इंटरनल होते हैं, और इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर कहलाते हैं। इन 3 चीजों से मिलके कोई भी रिस्पॉन्स फाइनलाइज होता है। तो जीन्स चाहिए और एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए और प्लांट हार्मोन चाहिए, वो अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये बात हो गई प्लांट ग्रोथ और उसकी कंडीशंस की, सारी जो चीजें। इसके बाद बुक में आप नोटिस करेंगे तो एक पैरामीटर दे रखा है, देयर आर 3 वर्ड, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये 3 चीजें दे रखी है, और अगेन जो रेफरेंस है वो एनाटॉमी से मिलेगा आपको कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन में डिफरेंसेस क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पूरा एनाटॉमी में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब बनाते हैं, मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी अगर आप पहले पढ़ते तो ये इजी समझ में आ जाता। एनाटॉमी में आप क्या पढ़ते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये तो आपको याद ही होगा, मेरिस्टेम से क्या बनाते हैं, परमानेंट। हाँ सर सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। कुछ नेट का हो सकता है। मेरिस्टेम से क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं और फिर वो परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। Differentiation is the process by which permanent tissue are formed from meristematic tissue. अब उसमें एग्जाम्पल आपकी मर्जी है, आपने रूट मेरिस्टम, शूट मेरिस्टम, अभी हमने पढ़ाई, ये हुआ सेल डिवीजन का फेज,
और ये हुआ सेल मैचुरेशन का फेज। जब डिवीजन से ही मैचुरेशन आता है तो ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। फिर क्योंकि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन है तो फिर क्या होता है, ये जब परमानेंट टिश्यू है ये दोबारा से जब डिवीजन, परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता, दे हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड। और मेरिस्टम तो डिवाइड करते ही है। अब जब ये वाले टिश्यू दोबारा से डिवीजन की एबिलिटी लेंगे, जब ये इसमें दोबारा चेंज होंगे तो क्या कहलाएगा, डी डिफरेंशिएशन। तो जब परमानेंट टिश्यू से आप मेरिस्टम बनाएंगे फिर ये मेरिस्टम क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम। तो फिर ये वाला क्या बन जाएगा, प्राइमरी। तो जब परमानेंट टिश्यू से आप सेकेंडरी मेरिस्टम बनाते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाता है, डी डिफरेंशिएशन। जैसे सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जांपल में क्या था, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, तीन दो तो आपने पढ़ी है इसमें। वेस्कुलर कैम्बियम बनती है मेडुलरी से जो परमानेंट है, कॉर्क कैम्बियम बनती है हाइपोडर्मिस से जो परमानेंट है। तो एक तो नॉर्मली मेरिस्टम प्राइमरी वाला है, उससे प्राइमरी टिश्यू बनेंगे, प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की। बट जब प्राइमरी टिश्यू से दोबारा डी डिफरेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आती है तो बनते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, जिनके एग्जाम्पल में ये दोनों आपको पढ़ाए गए एनाटॉमी में। प्रोसेस को बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि ये मेरिस्टम है, जब मेरिस्टम है तो डिवाइड करके परमानेंट बनाएगा ही, तो ये मेरिस्टम भी डिवाइड करके क्या बनाएगा, ये फिर से परमानेंट बनाएगा। हालांकि ये परमानेंट क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी परमानेंट हो जाएंगे। तो फिर ये क्या बनते, ये प्राइमरी बनते। तो ये अब दोबारा से डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, रीडिफरेंशिएशन। है ना, जैसे इसमें आप पढ़ते हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से। ऐसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क ये बनते हैं कॉर्क कैम्बियम से। तो ये तीनों चीजें कहलाती है। प्लांट दोबारा ग्रो करते हैं, अभी हमने लिखा था प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट टाइप की है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उनमें डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन पॉसिबल। हमारी बॉडी में ये नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमारी बॉडी भी हमेशा ग्रो करती रहती। तो एक ये भी पैराग्राफ दे रखा है, लास्ट में आप पढ़ेंगे तो फिर दे रखा है टॉपिक डेवलपमेंट। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा। डेवलपमेंट का मतलब है इसमें वो सारे चेंजेस आएंगे जो सीड के जर्मिनेशन से लेके प्लांट के डेथ तक आते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करके जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। तो डेवलपमेंट का मतलब है इंक्लूड ऑल द चेंजेस फ्रॉम सीड जर्मिनेशन up to senescence। senescence को प्लांट में एजिंग कहते हैं। प्लांट की एजिंग स्पेसिफिकली सेनेसेंस हो गई। एनिमल्स में एजिंग वर्ड यूज करते ही है ना, डेथ से ठीक पहले तक सीड के जर्मिनेशन से जितने भी चेंजेस हैं वो डेवलपमेंट कहलाते हैं। डेवलपमेंट में दो चीजें हो गई, एक तो ग्रोथ हुआ और दूसरा डिफरेंशिएशन हुआ। दोनों चीजें आप पढ़ चुके हैं, ग्रोथ भी पढ़ लिया और डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया। ये तीनों चीजें डेवलपमेंट में। बस यहाँ पे एक टर्म आपकी बुक में नया दे रखा है, दैट टर्म इज प्लास्टिसिटी। ये याद रखना है आपको। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के साथ साथ प्लांट में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। मान लीजिए एक लीफ है, अगर वो लीफ पानी में है तो अलग अपीयरेंस है और अगर वो हवा में है तो अलग अपीयरेंस है। जबकि लीफ अगर एक प्लांट की है
तो एक ही जैसी होनी चाहिए ना। ऐसा क्या है कि एक्वेटिक लीफ एरियल लीफ से डिफरेंट हो जाए, या लीफ आपने पढ़ा है सिंपल और कंपाउंड टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। तो अगर आप प्लांट पे कंसिडर करें तो जब प्लांट नया है, न्यू जुवेनाइल यंग प्लांट है, तो लीफ सिंपल है, और जब यही प्लांट मैच्योर होगा तो लीफ का स्टेटस कंपाउंड हो जाएगा। तो सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ विद इन द सेम लाइफ साइकिल हो जाएगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो ऐसे सारे चेंजेस को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। in response to environment। इस हिसाब से अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है हेट्रोफिली, डिफरेंट टाइप की लीफ। हेट्रो मींस डिफरेंट, फिली फॉर लीफ, हेट्रोफिली दे रखा है। अब हेट्रोफिली में क्या दे रखा है कि एग्जाम्पल में जैसे प्लांट दे रखा है कॉटन है मान लीजिए, है ना, या कोरिएंडर है, धनिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है, या होने को बुक के हिसाब से लार्क इस पर भी है। अब इन प्लांट्स के अंदर क्या खास बात है, इनमें खास बात यह है कि इनकी जुवेनाइल लीफ, जुवेनाइल जो यंग होती है, एंड मैच्योर लीव्स आर डिफरेंट, अलग अलग है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। आप साबुत धनिया लीजिए, जो सूखा हुआ धनिया आता है जो मसाले में यूज होता है, राउंड राउंड सा, उसको थोड़ा सा क्रश करके मिट्टी में डाल दीजिए तो धनिया का प्लांट बन ही जाएगा। तो धनिया में जब शुरू की दो लीफ निकलती हैं, आप अगर नोटिस करेंगे इसको, तो वो लीफ सिंपल टाइप की होती है, पतली सी होती है। और जब वो धनिया का प्लांट पूरा बन जाएगा तो जो मार्केट में हरा धनिया आता है वैसी लीफ दिखाई देगी। इसका मतलब जुवेनाइल लीफ मैच्योर लीफ से डिफरेंट है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसको डिफरेंट टाइप की लीफ है तो बोल दिया गया हेट्रोफिली, एंड द फिनोमेना ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इन लीफ इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ये इसी तरीके से एक एग्जांपल दे रखा है बुक में, बटर कप जो प्लांट है वो, ये प्लांट है तो एक्वेटिक, बट एक्वेटिक के साथ साथ इसका कुछ पोर्शन पानी के बाहर होता है। तो इसमें क्या है कि जो पानी के अंदर लीफ है एक्वेटिक लीफ, और जो पानी के बाहर आएंगी एरियल लीव्स, दे आर डिफरेंट। हालांकि दोनों ही मैच्योर हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैच्योर और इनमैच्योर लीफ अलग अलग है, यहाँ दोनों मैच्योर है बट कुछ एक्वेटिक है कुछ एरियल है। तो जो एक्वेटिक लीफ है वो डिफर करती है फ्रॉम एरियल लीफ। तो बटर का अलग याद रखिएगा, शेप ऑफ द लीफ डिफर कर जाएगा, यहाँ पे टाइप ऑफ द लीफ डिफर करेगा। दिस इज कॉल्ड हेट्रोफिली, या फिनोमेना इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। इसमें आपको ये सारी चीजें याद रखनी। अब चैप्टर का सेकंड पोर्शन है, दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन। इनको आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कह सकते हैं, पीजीआर इन शॉर्ट। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी फिनोमिना को कवर अप करने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक हार्मोन, एक जीन्स और एक एनवायरनमेंट। हार्मोन और जीन्स इंटरनल फैक्टर में आते हैं और एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। तो ये तीनों चीजें जब होंगी देन ओनली कोई भी रिस्पॉन्स आ पाएगा। तो उसके हिसाब से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है। तो हम इसमें केवल पढ़ रहे हैं कि ये एक तरीके का इंटरनल कंट्रोल है, जैसे जेनेटिक्स है वो इंटरनल कंट्रोल है, ऐसे पीजीआर या हार्मोन्स इंटरनल कंट्रोल है। और जो एक्सटर्नल कंट्रोल में आते हैं वो फैक्टर्स है एनवायरमेंटल, वो ऑलरेडी आपने भी पढ़े थे, सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं और ये सारी बातें। अगर आप डिफाइन करेंगे तो सेम चीज है कि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, केमिकल्स हैं। जैसे आप हार्मोन की डेफिनेशन जू में पढ़ते हैं तो प्लांट के लिए भी वही है कि दीज आर द केमिकल्स रिलीज इन स्मॉल क्वांटिटी टू रेगुलेट द ग्रोथ रिस्पॉन्स।
ये प्लांट का है तो ऑफ द प्लांट, वहाँ एनिमल था तो ऑफ द एनिमल, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा, है ना। अगर इनको डिफाइन करेंगे तो दीज आर द केमिकल्स रिलीज इन स्मॉल क्वांटिटी to regulate the growth response of the plant. प्लांट्स के ग्रोथ रिस्पॉन्स की बात हो रही है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, एनिमल कर लीजिए तो एनिमल ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, इस हिसाब से। अब क्योंकि ये रेगुलेट कर रहे हैं, तो रेगुलेट में दोनों ऑप्शन है कि या तो ये प्रमोट कर देंगे या इनिबिट कर देंगे, तो ये दो टाइप के हो गए, आइदर प्रमोट्स और एक्सेलरेट, बढ़ा देंगे द ग्रोथ रिस्पॉन्स, और इनिबिट और सप्रेस द ग्रोथ रिस्पॉन्स। इस तरीके से। अब जब इस तरीके से आएगा तो ग्रोथ रिस्पॉन्स कौन कौन से हैं वो डिपेंड करता है, आप बुक में पढ़ लीजिएगा। जैसे सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है, सेल एनलार्जमेंट को बढ़ा रहा है, ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग को इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, प्लांट ग्रोथ। फिर ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ऐसे क्या कहलाएंगे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इनके एग्जाम्पल में आप पढ़ेंगे तो ऑक्सिन पढ़ना है हमें, जिबरलिन पढ़ना है, साइटोकाइनिन्स पढ़ना है। और अगर ये इनिबिट करेंगे तो ये कहलाएंगे प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। इसमें आपको एब्सिसिक एसिड पढ़ना है, इन शॉर्ट एबी। तो ये रिस्पॉन्स के हिसाब से दोनों चीजें आ जाएंगी कि आइदर प्रमोट द प्रोसेस और इनिबिट द प्रोसेस। तो प्रमोट है तो प्रमोटर, इनिबिट है तो इनिबिटर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है कि ये तो चार हो ही गए, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एबी। व्हाट अबाउट इथाइलिन? तो इथाइलिन जो है वो किसी भी ग्रुप में फिट हो सकता है ना। इथाइलिन को लेके डाउटफुल है। जहां तक इथाइलिन की बात है, ये एक्ट्स एज बोथ प्रमोटर एज वेल एज इनिबिटर। इसीलिए इसको मिक्स्ड हार्मोन भी कह देते हैं। हालांकि बुक में मेंशन है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन के लिए इनिबिटर है, लार्जली अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इट इज द इनिबिटर ऑफ, लार्जली आप लिख सकते हैं इट इज एन इनिबिटर। ये इनिबिटर है ऑफ ग्रोथ रिस्पॉन्स या एक्टिविटीज, कुछ भी लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ द केस के लिए इनिबिटर, हालांकि मिक्स हार्मोन भी यही है और प्रमोटर और इनिबिटर दोनों तरीके से काम करती है। तो हमें इन पांचों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, तो उसका एक रिव्यू हो गया कि कौन से प्रमोटर है और कौन से इनिबिटर, इस तरीके से आ जाएगा। फिर एक बात आती है कि जब भी ये हार्मोन्स वर्क करेंगे तो इनका जो वर्किंग स्टेटस है वो किसी भी प्रोसेस को बढ़ाना हो सकता है या किसी भी प्रोसेस को कम करना हो सकता है। तो जब भी डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, कोई भी चीज ऐसी होगी तो या तो ये एक से ज्यादा जो पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो सेम वर्क करेंगे या डिफरेंट वर्क करेंगे। अगर वो सेम करते हैं तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सिनर्जिस्टिक वर्ड यूज किया जाता है, डिफरेंट होता है तो फिर वो एंटागोनिस्टिक हो जाता है। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है कि एक वर्ड यूज किया जाता है सिनर्जिस्टिक,
सिनर्जिस्टिक को आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, सिनर्जिस्टिक को आप बोल सकते हैं इंडिविजुअलिस्टिक। देन आप इसे कह सकते हैं कि वन और मोर देन वन। PGR works together in the same manner. Promoter और इनहिबिटर। मान लीजिए कोई भी दो प्लांट हार्मोन है, चाहे वो दोनों प्रमोटर हो या दोनों इनहिबिटर हो, एक प्रमोटर हो एक इनहिबिटर हो, ये तो कैटेगरी है, हमारे पास 5 हो गए मान लीजिए। अब इन 5 में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा हम मान लीजिए ले लें, वो किसी एक काम के लिए या तो उस काम को वो बढ़ाएंगे या उस काम को वो घटाएंगे, या तो प्रमोट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। तो वो दोनों प्लांट हार्मोन एक दूसरे के लिए सिनर्जिस्टिक हो जाएंगे या उनको इंडिविजुअलिस्टिक बोल दिया जाता है। इस तरीके से ऐसे जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है वो कंट्रास्ट में एंटागोनिस्टिक आता है। ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। वर्क्स अपोजिट। एक मान लीजिए बढ़ा रहा है और दूसरा उसी प्रोसेस को कम कर रहा है। जैसे मान लीजिए आगे हम पढ़ेंगे कि साइटोकाइनिन सेनेसेंस को डिले करता है और एबीए सेनेसेंस को प्रमोट करता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि फॉर सेनेसेंस साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू विच ऑफ द प्लांट हार्मोन, तो आंसर एबीए हो जाएगा। सेनेसेंस का मतलब है एजिंग, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, एजिंग को डिले करता है, जबकि एबीए एजिंग को प्रमोट करता है। तो साइटोकाइनिन एंड एबीए फॉर एजिंग आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ऐसे ऑक्सिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मतलब दोनों ही सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन फॉर सेल डिवीजन ये क्या कहलाएंगे, फिर ये सिनर्जिस्टिक कहलाएंगे। दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं तो सिनर्जिस्टिक, चाहे वो बढ़ाएं या कम कर रहे हैं, बट दोनों एक जैसा काम करते हैं तो सिनर्जिस्टिक। और अगर 2 या 2 से ज्यादा है और एक दूसरे के अपोजिट में जाते हैं तो उसके हिसाब से एंटागोनिस्टिक। तो ये 2 वर्ड बार बार यूज होंगे कि कौन सा एंटागोनिस्टिक है कौन सा सिनर्जिस्टिक है, आप ये चीज देख सकते हैं। फिर आता है इनका केमिकल नेचर क्या है। पीजीआर का केमिकल नेचर क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम केमिकल नेचर की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे सबके केमिकल नाम दिए हैं एनसीईआरटी में, वो आपको याद रखने हैं। जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, ये इंडोल डेरिवेटिव्स हैं। इंडोल एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। मे बी आप 12th की केमिस्ट्री में जहाँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वहां पढ़ते हो। तो इंडोल से डिराइव स्ट्रक्चर्स ऑक्सिन कहलाते हैं। दे आर इंडोल डेरिवेटिव, है ना, इंडोल से बनते हैं तो इंडोल डेरिवेटिव कहलाएंगे। जैसे आप ऑक्सिन के लिए आगे पढ़ेंगे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर जिब्रेलिन है, अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये टर्पीन्स से बनते हैं, टर्पीन डेरिवेटिव से। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एडेनिन से बनता है। एडेनिन अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो एडेनिन इज ए काइंड ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन पैरामिडीन आपने नाइट्रोजनस बेस बायोमॉलिक्यूल में पढ़े होंगे। तो एडेनिन से बनते हैं, तो एडेनिन डेरिवेटिव से। एबीए कैरोटेनॉइड जो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है वो, एबीए जो है वो कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव है। और लास्ट में अगर हम इथाइलिन की बात करें
तो इथाइलिन एक गैसियस प्लांट हार्मोन है, किसी से डिराइव तो नहीं होता, C2H2 का कोई प्रमोट तो प्रिकर्सर तो है नहीं जिससे C2H2 डिराइव फ्रॉम में बने, बस C2H2 जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में रिलीज होती है। तो जब प्लांट में मीथियोनिन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है तो उस टाइम पे वो इथाइलिन को रिलीज करते हैं और उसी इथाइलिन को प्लांट अपने रिस्पॉन्स के लिए यूज कर लेता है। तो इथाइलिन बेसिकली अगर कहा जाए तो इट इज रिलीज्ड, डेरिवेटिव तो नहीं है बट इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मीथियोनिन बायोसिंथेसिस। प्लांट में जब मीथियोनिन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होगी तो उस टाइम पे जो है वो इथाइलिन रिलीज हो जाती है, तो उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। ये केमिकल नेचर की बात हो गई। इसके बाद आप अगर पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि अगर हम देखें कि पीजीआर क्या क्या काम करते हैं, तो वैसे तो मैं इंडिविजुअली सब अलग अलग पढ़ना ही है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, बट फिर भी एनसीईआरटी ने एक ओवरव्यू दे दिया है। जैसे मैंने अभी बोला था कि सेल इनलार्जमेंट है, सेल डिवीजन है, स्टेम या लीफ का साइज या फ्रूट का साइज, फ्लावरिंग है ना, ये सब बढ़ाना है, एपिकल डोमिनेंस, सेनेसेंस को डिले करना है, डोर्मेंसी को प्रमोट करना है। इस टाइप के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं जो प्लांट हार्मोन कवर अप करते हैं। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसे एनिमल बॉडी के हार्मोन है तो उनके फंक्शन आपको पढ़ाए जाते ही हैं कि एड्रेनालिन ये काम करता है ना, टेस्टोस्टेरोन ये पर्टिकुलर काम करता है, एमएसएच है तो ये पर्टिकुलर फंक्शन करता है। तो हर हार्मोन का फंक्शन होता है, ऐसे प्लांट के ये पांचों हार्मोन है, इनके फंक्शंस आपको आगे डिस्कस करने ही है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जहाँ पे पीजीआर दिया है वो दिया है कि रेगुलेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन में प्रमोशन या इनहिबिशन होगा तो प्रमोटर या इनहिबिटर हो जाएंगे। फंक्शन के हिसाब से एक या एक से ज्यादा एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं सिनर्जिस्टिक, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो एंटागोनिस्टिक। और अगर इनकी केमिस्ट्री पे जाते हैं तो ये अलग अलग कंपाउंड से डिराइव स्ट्रक्चर्स हैं। हालांकि इथाइलिन डेरिवेटिव नहीं है बट वो मीथियोनिन बायोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज हो जाता है। ये सब बात है। अब इसके बाद आप बुक में देखेंगे तो दिया है डिस्कवरी, प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डिस्कवरी किसने की, सब डिस्कवरी एक साथ दी हुई है और सबके फंक्शंस एक साथ दिए हुए हैं ना। पहले दिया हुआ है कि डिस्कवरी का एंगल, जिसमें पांचों प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी के बारे में दिया है, और फिर उसके बाद दिया है पांचों प्लांट हार्मोन के फिजियोलॉजिकल रोल एंड एप्लीकेशन। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के डिस्कवरी अगर देखा जाए तो कैसे हुई, वो सारी बातें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। हम सबकी डिस्कवरी अलग कर लेते हैं और फिर फंक्शंस अलग अलग पढ़ लेंगे। सो फर्स्ट प्लांट हार्मोन जो हमें पढ़ना है वो ऑक्सीजन है हमारे लिए, हमें ऑक्सीजन से पढ़ना है। चैप्टर थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो प्लांट हार्मोन वाला सेक्शन है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 to 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नीट के पेपर में, और उसमें से आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाले सेक्शन से ही होंगे। किसी भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन के लिए हमें जो याद रखना है उसमें उसका डिस्कवरी एनसीईआरटी में दिया है, उसके फिजियोलॉजिकल रोल एंड एप्लीकेशन जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं वो किससे डिराइव्ड है आप पढ़ ही चुके हैं कि ऑक्सीजन अभी हम लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन इंडोल डेरिवेटिव है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया। और अगर किसी भी प्लांट हार्मोन की कोई प्रॉपर्टी उसके बारे में कोई और चीज दे रखी है एनसीईआरटी में तो वो भी। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो प्लांट हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ उसमें डिटेल भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे ऑक्सीजन वाज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन के बारे में भी ज्यादा है, ऑक्सीजन का पैराग्राफ भी बड़ा सा मिल जाएगा। और ए भी एक आप कह सकते हैं सबसे कम डिटेल मिलेगा आपको, तो सेम चीजें आएंगी कि ऑक्सीजन क्या है हमें पढ़ना है। ऑक्सीजन एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन इंडोल डेरिवेटिव है, ये हम पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है पहले ऑक्सीजन की डिस्कवरी, फिर उसके रोल और एप्लीकेशन। जहां तक ऑक्सीजन की डिस्कवरी की बात है इसमें 2 नाम दिए हुए हैं। एक नाम दिया है चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, फादर सन है डार्विन एंड डार्विन। ये लोग क्या कर रहे थे, ये फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी कर रहे थे। स्टडी फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिक इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। फोटोट्रॉपिज्म किसमें कर रहे थे, इन
कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। कैनरी एक प्लांट है, ग्रास है, और ग्रास में अब जब ग्रास का सीड बनाएंगे तो उसमें रेडिकल प्रिम्यूल के ऊपर वो कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल होता ही है। तो कोलियोप्टाइल आप मोनोकॉट के सीड में देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी बना हुआ है। तो कैनरी ग्रास का जो सीड था उसके कोलियोप्टाइल जिससे प्रिम्यूल या स्टेम बनता है, उसमें वो लाइट का रिस्पॉन्स स्टडी कर रहे थे। तो डार्विन ने फोटोट्रॉपिज्म की स्टडी की थी बेसिकली। इन्होंने ये देखा कि जब यूनिलैटरल लाइट सोर्स दिया जाता है तो कोलियोप्टाइल बेंड कर जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोलियोप्टाइल है, जब इसको लाइट देंगे यूनिलैटरल मतलब एक साइड से देनी है, यूनि मतलब वन और लेटरल मतलब साइड, ऊपर से नहीं देनी है, नीचे से नहीं देनी है, चारों तरफ से नहीं देनी है, किसी भी एक तरफ से देनी है। ये कहलाएगा यूनिलेटरल लाइट सोर्स। तो जब यूनिलेटरल लाइट दी जाएगी तो क्या होगा कि ये जो कोलियोप्टाइल है, दिस इज कोलियोप्टाइल, ये बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। इधर से लाइट आ रही थी तो इधर झुक जाएगा, मुड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेंडिंग टुवर्ड्स यूनिलेटरल लाइट सोर्स। मान लीजिए यहाँ पे राइट से दी है तो राइट बेंड कर गया, आप लेफ्ट से दोगे तो लेफ्ट में बेंड कर जाएगा, ऊपर से दोगे तो कुछ नहीं होगा, चारों तरफ से दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो जिधर से लाइट दी जाएगी साइड से देनी है और एक साइड से देनी है, तो उधर की तरफ बेंडिंग हो जाती है। इस चीज को डार्विन ने स्टडी किया कैनरी ग्रास में और नाम दिया फोटो, क्योंकि लाइट की वजह से हो रही है। ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट जहाँ पे केवल प्लांट का पार्ट मुड़ता है। तो यहाँ पे ओट का जो कोलियोप्टाइल की टिप थी वो टिप बेंड कर गई, इसलिए ट्रॉपिक मूवमेंट हो गई। तो ये डार्विन ने बेसिकली स्टडी किया। वेंट ने क्या किया, दूसरा नाम जो बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में वो एफ वेंट है, जिन्हें ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी दिया जाता है कि ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया, तो आंसर आएगा एफ वेंट। वेंट ने क्या किया, वेंट ने एक तो नाम दिया, gave the name oxygen, so credit of discovery भी इन्हीं को दिया गया। और ऑक्सीजन पहला प्लांट हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ बाय एफ वेंट, ये सब नाम दिया गया। इन्होंने इसको आइसोलेट भी किया। इन्होंने क्या किया, एक तो कैनरी ग्रास की जगह जो कोलियोप्टाइल लिया वो ओट का लिया, ओट कोलियोप्टाइल। ओट का बॉटनिकल नेम क्या है, अवीना सटाइवा, तो ये कहलाया अवीना बेंडिंग या कर्वेचर टेस्ट। आप इसे चाहें तो ओट कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट कह लीजिए या अवीना कर्वेचर टेस्ट कह लीजिए। बस यहाँ पे लिख लीजिए कि ये ओट का है तो होगा तो ऐसे ही। बस ओट को क्यों लिया, क्योंकि ओट आसानी से ग्रो कर जाता है। कैनरी ग्रास तो वाइल्ड है, ओट एक कल्टीवेटेड प्लांट है। ओट्स को आप लैब में जर्मिनेट करा सकते हो, लाइट दोगे तो आप स्टडी कर पाओगे। तो उस सब काम के लिए ओट इजी था, तो उन्होंने ट्रांसफर कर लिया एक्सपेरिमेंट को ओट पे और सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने ये भी देखा कि कोलियोप्टाइल में जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की उतना ही तेजी से वो बेंड करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट था कि कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कर्वेचर और बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of oxygen in tip। टिप मतलब कोलियोप्टाइल टिप। कोलियोप्टाइल की टिप पे जितना ऑक्सीजन बनेगा उसी हिसाब से ये बेंडिंग होगी, है ना। इन्होंने ऑक्सीजन को जब आइसोलेट किया तो अगर
ब्लॉक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं ये, टू आइसोलेट द ऑक्सिन। ऑक्सिन के आइसोलेशन का क्रेडिट भी जो है वो इन्हीं को जाता है कि अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिससे ऑक्सिन को आइसोलेट किया जा सके, फिर ऑक्सिन की केमिस्ट्री भी पता चल जाएगी हमें और उसके हिसाब से जो है वो ऑक्सिन को यूज कर लिया जाए। तो ये सारे जो है वो ऑक्सिन के बारे में जो भी कुछ वेंट ने बताया वो सब हमें मिल गया कि डिस्कवरी के हिसाब से वो सारी चीजें। हाँ, तो ये आपको ऑक्सिन में याद रखना है कि ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई और ऑक्सिन तो स्टडी किसने किया सबसे ज्यादा, और ये सारी बातें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि इतना तो आप समझ ही गए कि टिप पे कोई भी चीज है और दैट थिंग और दैट एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सिन। तो टिप पे ये बेसिकली ऑक्सिन है और ये ऑक्सिन जो है वो बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जितना ज्यादा ऑक्सिन होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, ये इन्होंने प्रूव कर दिया। उस ऑक्सिन को आइसोलेट कैसे करेंगे, तो उन्होंने अगर ब्लॉक लगा दिया बीच में, अगर एक बायोपॉलीमर है तो जो टिप पे ऑक्सिन था वो बायोपॉलीमर में आ गया, बायोपॉलीमर से हमने क्रोमेटोग्राफी से उस चीज को अलग कर लिया, उसकी केमिस्ट्री पता कर ली तो पता चल गया कि वो इंडोल डेरिवेटिव है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये सारे ऑक्सिन इंडोल डेरिवेटिव होते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया गया अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट, और क्योंकि काम ओट्स पे किया गया था तो नाम आ गया ओट कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट या अवीना कर्वेचर टेस्ट। इसी को हम बायो एसे बोलते हैं। बायो एसे का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को लिविंग फॉर्म में टेस्ट करना। मान लीजिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम प्रोटीएज है, सब जानते हैं, बट मुझे बताओ करके दिखाओ कि प्रोटीएज प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करता है। मैं आपको दाल बना के दे देता हूँ तो दाल में प्रोटीन है, सबको पता है। प्रोटीएज एंजाइम कहाँ से मिलेगा वो आप देख लो। क्या प्रोटीएज को दाल में मिला दिया जाए तो दाल में प्रोटीन की जगह अमाइनो एसिड मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये कुकर में नहीं हो सकता। प्रोटीएज एंजाइम है, एंजाइम बायो कैटालिस्ट होते हैं, वो सेल के अंदर तो ये काम कर सकते हैं, सेल के बाहर नहीं कर सकते। स्टार्च में आप अल्फा माइलेज मिला दो, स्टार्च टूट जाएगा। तो ये काम करने के लिए आपको बायो ऐसे करना पड़ेगा। बायो का मतलब है लिविंग, ऐसे का मतलब है एनालिसिस। तो लिविंग सिस्टम में जब एनालिसिस करते हैं तो उसको बायो ऐसे बोला जाता है। तो जहां से डिस्कवरी हुई उन्हीं एक्सपेरिमेंट को, उन प्लांट हार्मोन का बायो ऐसे बोल दिया गया। एनसीईआरटी में बायो ऐसे वर्ड तो नहीं है, बट जो भी ये टेस्ट वेंट ने किया आज की डेट में ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बायो ऐसे ऑफ ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन को लिविंग सिस्टम में आपको टेस्ट करके दिखाना है तो यही काम करके दिखाया जाता है कि आप ओट के कोलियोप्टाइल को लाइट दीजिए साइड से, जितना ज्यादा कोलियोप्टाइल में बेंडिंग होगी, बेंडिंग का आप ग्राफ बनाओगे, उसमें सारे मैथमेटिकल पैरामीटर लाओगे, एक पूरा डेरिवेशन है, उससे आप ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये पूरी एक मैथमेटिक्स है। तो उसी को हम ओट कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट या अवीना कर्वेचर टेस्ट बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। फिर अगर आप ऑक्सीजन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दी हुई है, ऑक्सीजन के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि जो पहला ऑक्सीजन आइसोलेट किया गया था वो ह्यूमन यूरिन से मिला था। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। सर पेज थोड़ा ऊपर कर लो, है ना। तो ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट नेचुरल ऑक्सीजन क्या था और फर्स्ट ऑक्सीजन क्या था। अब ह्यूमन यूरिन से मिला क्योंकि हम तो प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं, तो फिर वो नेचुरल ऑक्सीजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट प्लांट हार्मोन पूछा जाए तो ये आंसर नहीं आएगा। ह्यूमन यूरिन इज ए गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है, ह्यूमन यूरिन के अंदर इंडोल डेरिवेटिव होते हैं और ये इंडोल डेरिवेटिव ऑक्सीजन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन यूरिन से आपको ऑक्सीजन मिल जाएंगे। बहुत सारे कंट्री में ह्यूमन का फीकल मटेरियल और उसका यूरिनल मटेरियल जो है वो एज ए फर्टिलाइजर, एज ए सप्लीमेंट यूज किया जाता है। तो उसका रीजन ही यही है कि ह्यूमन यूरिन के अंदर ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। बेसिकली ऑक्सीजन ना होके इंडोल के कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीजन के तरीके से प्लांट्स के लिए काम करते हैं। तो फर्स्ट आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से, वो इम्पोर्टेंट है। हमने मिनरल न्यूट्रिशन में स्किप कर दिया था। अगर आप जिंक पढ़ेंगे तो देयर इज एन एलिमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिंक।
जिंक किसके लिए चाहिए होता है? सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है और ट्रिप्टोफैन भी इंडोल डेरिवेटिव है। इसी ट्रिप्टोफैन से प्लांट में ऑक्सीजन बनता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो बायोसिंथेसिस है वो होती है ट्रिप्टोफैन से, और ट्रिप्टोफैन इन टर्न किसकी प्रेजेंस में बनेगा? जिंक। तो इनडायरेक्टली अगर जिंक की डेफिशिएंसी हुई तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप जब जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पढ़ोगे मिनरल न्यूट्रिशन में, तो उसमें ऑक्सीजन जो काम करता है वो काम नहीं हो रही होंगे। तो वो रीजन ये है कि जिंक बनाता है ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन बनाता है प्लांट के अंदर ऑक्सीजन, इसलिए जिंक जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन के जैसे काम करते हैं, मतलब जिस तरीके से ऑक्सीजन काम करता है उस तरीके से बाकी भी काम करते हैं। ऐसे केस में फिर उन्हें सिंथेटिक बोला जाता है। सो देयर आर फ्यू जिन्हें आप सिंथेटिक ऑक्सीजन बोलते हैं। सिंथेटिक का मतलब है केमिस्ट्री सेम होना जरूरी नहीं है, बट फिजियोलॉजी सेम होना जरूरी है। कोई भी कंपाउंड जो ऑक्सीजन के जैसा काम करेगा वो सिंथेटिक ऑक्सीजन कहलाएगा, चाहे वो इंडोल का डेरिवेटिव हो या ना हो। लेकिन नेचर में जितने भी हैं वो सब इंडोल डेरिवेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री के लैब में से कोई कंपाउंड ले आए जो इंडोल डेरिवेटिव नहीं है बट वो वही काम करता है जो प्लांट में ऑक्सीजन कर रहा है, तो उसको सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्टेटस दे दिया गया है। सो देयर आर फ्यू जो सिंथेटिक ऑक्सीजन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेप्थलीन एसिटिक एसिड, NaA, N2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको लिखा जाता है 2,4-D। D स्टैंड फॉर डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो NaA और 2,4-D ये याद रखिएगा, दोनों ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन्स कहलाते हैं, है ना। दीज आर वर्क एज दैट ऑफ ऑक्सीजन्स, नेचुरल ऑक्सीजन्स के जैसे काम करते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक ऑक्सीजन्स का नाम दे दिया। और फिर एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि ऑक्सीजन बनता कहाँ पे है, तो ऑब्वियस है कि जो ग्रोइंग एपेक्स होंगे स्टेम या रूट के, वहां पे ऑक्सीजन बनेगा और वहां से माइग्रेट करके जाएगा उस एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन को काम करना होगा। प्लांट हार्मोन का सीधा किसी भी हार्मोन की डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि हार्मोन जहाँ बनते हैं वहां कभी यूज नहीं होते। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स आप पढ़ेंगे तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन्स। वैसे तो एंजाइम और हार्मोन में बहुत सारे डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो आएगा, जो बेसिक डिफरेंस में काउंट होता है, वो यही है, एंजाइम जहाँ बनते हैं वहीं यूज हो जाते हैं, जबकि हार्मोन जहाँ बनते हैं वहाँ कभी यूज नहीं होते। इसीलिए हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, एंजाइम का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। एंजाइम मान लीजिए पेप्सिन है तो वो स्टमक में बना और वहीं यूज हो गया, पेप्सिन को कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करता। बट पिट्यूटरी का हार्मोन है तो पिट्यूटरी में यूज नहीं होगा, पिट्यूटरी में बना, यूज होगा जाके गोनेट्स में और फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय ब्लड। तो ये सारा डिफरेंस है कि जो ब्रेन से बना वो पिट्यूटरी पे वर्क कर रहा है, जो पिट्यूटरी पे बना वो दूसरे ग्लैंड्स पे कर रहा है, जो ग्लैंड्स में बना वो किसी और सेल को कर रहा है। सेम हियर कि ऑक्सीजन अगर मान लीजिए स्टेम या के टिप पे बना तो वहां पे यूज नहीं होगा, वहां से माइग्रेट करके वो उस एरिया में जाएगा जहां उसे काम करना होगा, एंड इसीलिए वो हार्मोन है। अगर वो वहीं बनता और वहीं यूज हो जाता तो फिर वो एंजाइम बन जाता। तो बुक में आप पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन बनता कहाँ पे है, तो दे आर जनरली सिंथेसाइज्ड इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट like root apex, shoot apex, and from where they migrate to their action site. किसी भी हार्मोन की सिंथेसिस साइट और एक्शन साइट डिफरेंट होती है, ये फिक्स है। सिंथेसिस साइट और एक्शन साइट सेम नहीं हो सकती। अगर सेम है तो फिर वो एंजाइम होगा, हार्मोन नहीं होगा। तो ये चीज एनिमल और प्लांट दोनों सिस्टम पे अप्लाई होती है। तो हमने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी में जो 2-3 पॉइंट्स है वो भी देख लिए। अब आपको ऑक्सीजन के फंक्शंस पढ़ने हैं और इसी तरीके से बाकी प्लांट हार्मोन भी आएंगे। लास्ट में 2 प्रोसेस और दे रखे हैं, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, वो सब भी है। अब कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन जल्दी हो जाए, थ्योरेटिकल है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना आपको याद करना है।
एनसीईआरटी से हार्मोन के फिजियोलॉजिकल रोल एंड फंक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और लॉजिक समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास है नहीं कि ऑक्सिन अगर पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करता है तो मैंगो में क्यों नहीं करता, है ना भाई। अगर यही है कि ऑक्सिन फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, आगे हम पढ़ेंगे ये ऑक्सिन के फंक्शंस पे, ये ऑक्सिन जो है वो फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है पाइनएप्पल और लीची में। अब मैं ये कहूँ कि एप्पल में क्यों नहीं कर रहा, आप मुझसे कहें कि सर एप्पल में क्यों नहीं कर रहा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। किसी भी चीज के अप्लाइड वर्जन का मतलब ये होता है कि वो एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, वो क्यों यूज हो रहा है वो मैटर नहीं करता। या तो फार्मर को ये समझाओ कि भाई पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करानी है, ऑक्सिन को स्प्रे कर दो, हो जाएगी। अब वो फार्मर कहेगी नहीं ऑक्सिन में हो रही है तो टोमेटो में क्यों नहीं हो रही, अरे भाई जिसमें हो रही है पहले वो तो यूज कर लो। तो इसलिए बहुत सारी जगह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा, और जो एग्जाम्पल दिए हैं वही फिक्स हैं, दाएं बाएं मत कर दीजिएगा। अगर फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है पाइनएप्पल में तो ऑक्सिन कर रहा है, लीची में कर रहा है तो ऑक्सिन कर रहा है, बट अगर एप्पल में कर रहा है फ्लावरिंग तो जीए करेगा। तो आगे आप बहुत सारी जगह अलग अलग नाम पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल जहां दिया है वो फिक्स है, आप एग्जाम्पल को आगे पीछे नहीं कर सकते। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं इस चैप्टर के बारे में, और फिर देखते हैं कोई और चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा तो इसको थोड़ा जल्दी सिलेबस खींच जाएगा। क्लियर? क्लास इज ओवर।